सोचो, दो देश एक ही जमीन से निकले, एक ही इतिहास से जुड़े, लेकिन आज कंपैरिजन इतना इंटेंस कि सवाल सिर्फ जीत हार का नहीं, इज्जत और ईगो का बन चुका है। एक तरफ इंडिया, नंबर्स का किंग, पॉपुलेशन का सुनामी, इकोनॉमी का जायंट, क्रिकेट का पावर हाउस। दूसरी तरफ बांग्लादेश, कम रिसोर्सेज, छोटी इकोनॉमी, लेकिन ग्रोथ की स्पीड ऐसी कि दुनिया भी नोटिस कर रही है। ये सिर्फ क्रिकेट की राइवलरी नहीं, ये सिर्फ इकोनॉमी का कंपैरिजन नहीं, ये है साइज वर्सेस स्पीड, पावर वर्सेस परसिस्टेंस, जायंट वर्सेस फाइटर। आज हम इमोशंस नहीं, डेटा बोलने देंगे। पॉपुलेशन के नंबर्स, इकोनॉमी की रियलिटी और क्रिकेट के हिडन ट्रूथ्स, सब कुछ टेबल पर होगा। लेकिन एंड तक एक सवाल आपके दिमाग में घूमता रहेगा, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, सच में कौन बेटर है? वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि जवाब उतना सिंपल नहीं जितना लगता है। चैप्टर 1, पॉपुलेशन, ताकत या बोझ। पॉपुलेशन किसी देश की सबसे बड़ी ताकत भी हो सकती है और सबसे बड़ी चैलेंज भी। इंडिया और बांग्लादेश दोनों ही पॉपुलेशन के मामले में वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज में आते हैं, लेकिन दोनों का स्केल बिल्कुल अलग है। इंडिया आज दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, लगभग 1.47 बिलियन लोग। मतलब दुनिया का हर छोटा इंसान इंडियन है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन का मतलब है मैसिव वर्कफोर्स, बड़ा कंज्यूमर मार्केट और ग्लोबल इन्फ्लुएंस। लेकिन साथ ही साथ इसका मतलब है जॉब्स का प्रेशर, एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इनॉर्मस लोड। बांग्लादेश की पॉपुलेशन लगभग 178 मिलियन के आसपास है। सुनने में इंडिया के मुकाबले कम लगती है, लेकिन यहां ट्विस्ट आता है। बांग्लादेश का लैंड एरिया इंडिया के मुकाबले बहुत छोटा है। इसका रिजल्ट वर्ल्ड की सबसे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी में से एक, मतलब हर स्क्वायर किलोमीटर पर लोगों का समुंदर। इंडिया के पास जगह ज्यादा है, रिसोर्सेज ज्यादा हैं, लेकिन मैनेज करने के लिए लोग भी बहुत ज्यादा हैं। बांग्लादेश के पास लोग कम हैं, लेकिन स्पेस कम होने की वजह से हर डिसीजन क्रिटिकल हो जाता है। यहां सस्पेंस ये है, क्या ज्यादा पॉपुलेशन होना एडवांटेज है या फिर कंट्रोल्ड और डेंस पॉपुलेशन ज्यादा इफेक्टिव होती है? चैप्टर 2, डेमोग्राफिक पावर, यंग ब्लड वर्सेस सर्वाइवल मोड। इंडिया और बांग्लादेश की डेमोग्राफिक सिचुएशन देखने पर एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है, दोनों देशों की ताकत उनके लोग ही हैं, लेकिन उन लोगों की एज स्ट्रक्चर और उनका मैनेजमेंट बिल्कुल अलग कहानी बताता है। इंडिया को अक्सर यंग नेशन कहा जाता है और इसके पीछे स्ट्रॉन्ग डेटा है। आज इंडिया की एवरेज एज लगभग 28 साल से 29 साल के आसपास है। मतलब देश का बड़ा हिस्सा वर्किंग एज ग्रुप में है, जो ग्रोथ, इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी का इंजन बन सकता है। इस यंग पॉपुलेशन को डेमोग्राफिक डिविडेंड माना जाता है। अगर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट सही डायरेक्शन में गए, तो इंडिया अगले कई डेकेड्स तक इकोनॉमिक और ग्लोबल पावर बन सकता है। आईटी सेक्टर, स्टार्टअप्स, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में जो बूम दिखता है, उसके पीछे यही यंग ब्लड है। लेकिन यहीं पर एक डेंजर भी छुपा है। अगर इतनी बड़ी यूथ पॉपुलेशन को क्वालिटी जॉब्स नहीं मिली, तो यही एडवांटेज फ्रस्ट्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और सोशल प्रेशर में बदल सकता है। बांग्लादेश का डेमोग्राफिक मॉडल थोड़ा अलग है। वहां भी यूथ पॉपुलेशन स्ट्रांग है, लेकिन बांग्लादेश ने पिछले कुछ सालों में पॉपुलेशन कंट्रोल, वुमेन पार्टिसिपेशन और बेसिक एजुकेशन पर ज्यादा फोकस किया। इस वजह से वहां का ग्रोथ ज्यादा प्लान्ड दिखता है। बांग्लादेश सर्वाइवल मोड में रहकर डिसीजंस लेता रहा है, कम रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम आउटपुट का टारगेट। बांग्लादेश के लिए डेमोग्राफिक पावर का मतलब सिर्फ ग्रोथ नहीं, बल्कि सर्वाइवल और स्टेबिलिटी भी है। गारमेंट इंडस्ट्री, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट और माइक्रो फाइनेंस सिस्टम्स ने यूथ को प्रोडक्टिव बनाया है। लेकिन क्लाइमेट चेंज, फ्लड्स और लिमिटेड लैंड बांग्लादेश के लिए हमेशा प्रेशर क्रिएट करते रहेंगे। इस चैप्टर का कोर ट्रूथ ये है, इंडिया के पास यंग ब्लड का सुनामी है, जबकि बांग्लादेश के पास कंट्रोल्ड और डिसिप्लिन्ड डेमोग्राफिक स्ट्रेटजी। दोनों की जीत तब होगी जब पॉपुलेशन सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि अपॉर्चुनिटी बन जाए। चैप्टर 3, इकोनॉमी, साइज वर्सेस स्पीड।
इंडिया और बांग्लादेश की इकोनॉमी को कंपेयर करना बिल्कुल उस रेस जैसा है जहां एक रनर का कट बहुत बड़ा है और दूसरा बहुत तेज दौड़ता है। इंडिया की इकोनॉमी साइज के मामले में क्लियरली अहेड है। आज इंडिया का नॉमिनल जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन के आसपास है, जो यूज वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज में खड़ा करता है। आईटी, फार्मा, डिफेंस, स्पेस, स्टार्टअप्स और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स इंडिया को एक डाइवर्सिफाइड इकोनॉमिक पावर हाउस बनाते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है उसका मैसिव डोमेस्टिक मार्केट, जहां कंजम्पशन खुद ही ग्रोथ को ड्राइव करता है। लेकिन साइज के साथ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। इतनी बड़ी इकोनॉमी को सस्टेन करना, जॉब्स क्रिएट करना और ग्रोथ को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना एक कंटिन्यूअस चैलेंज है। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ के बावजूद पर पर्सन बेनिफिट धीरे पहुंचता है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, इनकम इनइक्वालिटी और रूरल अर्बन डिवाइड अभी भी मेजर इश्यूज बने हुए हैं। यहीं से बांग्लादेश की एंट्री होती है स्पीड के साथ। बांग्लादेश की इकोनॉमी इंडिया के मुकाबले छोटी है, लेकिन उसकी ग्रोथ स्पीड काफी टाइम तक ज्यादा रही है। टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री ने बांग्लादेश को ग्लोबल सप्लाई चेन का इंपॉर्टेंट हिस्सा बना दिया है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मॉडल की वजह से बांग्लादेश ने लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद फॉरेन इनकम जनरेट की और पॉवर्टी रिडक्शन में स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस दिखाया। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि पर कैपिटा जीडीपी के लेवल पर बांग्लादेश ने इंडिया को टफ कंपटीशन दिया है। मतलब आम आदमी के लेवल पर दोनों देशों के इकोनॉमिक आउटकम्स काफी क्लोज रहे हैं। बांग्लादेश का इकोनॉमिक मॉडल ज्यादा फोकस्ड और सर्वाइवल बेस्ड रहा है, जबकि इंडिया का मॉडल एम्बिशियस और लॉन्ग टर्म पावर बनने पर सेंटर्ड है। इस चैप्टर का सच यह है, इंडिया जीत रहा है साइज से, बांग्लादेश इंप्रेस कर रहा है स्पीड से। आगे का विनर वही होगा जो साइज और स्पीड दोनों को बैलेंस कर पाए। चैप्टर 4 क्रिकेट सिर्फ गेम नहीं, ईगो का सवाल। इंडिया और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट सिर्फ 22 प्लेयर्स और एक बॉल का खेल नहीं, बल्कि नेशनल ईगो, रिस्पेक्ट और आइडेंटिटी का डायरेक्ट क्लैश है। जब भी ये दोनों टीम्स सामने आती हैं, स्कोर बोर्ड से ज्यादा इमोशंस स्कोर करते हैं। इंडिया के लिए बांग्लादेश मैच एक जीतना ही है टाइप गेम होता है, जबकि बांग्लादेश के लिए यह मैच होता है प्रूव करने का मौका। स्टैटिस्टिक्स क्लियरली दिखाते हैं कि इंडिया क्रिकेटिंग पावर में बांग्लादेश से काफी आगे है। चाहे ओडीआई हो, T20 हो या टेस्ट, हेड टू हेड रिकॉर्ड में इंडिया का डोमिनेंस रहा है। इंडिया के पास एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं और प्रेशर सिचुएशंस हैंडल करने की आदत है। रोहित शर्मा के बिग हंड्रेड्स हो या विराट कोहली की क्लच इनिंग्स, इंडिया ने अक्सर बिग स्टेज पर बांग्लादेश को आउटप्ले किया है। लेकिन क्रिकेट सिर्फ नंबर्स का गेम होता तो बांग्लादेश का नाम कहीं नहीं होता। बांग्लादेश का क्रिकेट इमोशन और अग्रेशन पर चलता है। 2007 वर्ल्ड कप में इंडिया को हराना हो या एशिया कप और बायलैटरल सीरीज में क्लोज फिनिशेस, बांग्लादेश ने बार बार प्रूव किया है कि वो अंडरडॉग होकर भी मैच पलट सकता है। यही वजह है कि इंडिया के लिए बांग्लादेश एक डेंजरस ओपोनेंट बन चुका है। बांग्लादेश के फैंस और प्लेयर्स का पैशन कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है, जो कंट्रोवर्सीज को जन्म देता है। उसी तरह इंडिया का एटीट्यूड कई बार कैजुअल हो जाता है, जो बांग्लादेश जैसे टीम्स को अपॉर्चुनिटी देता है। जब बांग्लादेश जीतता है, वो सिर्फ एक मैच नहीं जीतता, वो साइकोलॉजिकल विक्ट्री होती है। आज क्रिकेट राइवलरी ये कहती है इंडिया ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा कंसिस्टेंट है, लेकिन बांग्लादेश वो टीम है जो ईगो हर्ट कर सकती है। इसलिए इंडिया वर्सेस बांग्लादेश क्रिकेट का मतलब सिर्फ जीत हार नहीं, बल्कि यह याद दिलाना है कि क्रिकेट में रिस्पेक्ट का गेम कभी इजी नहीं होता। तो अब जब आपने सारे नंबर्स देख लिए, पॉपुलेशन का प्रेशर, इकोनॉमी का साइज और स्पीड और क्रिकेट का ईगो बैटल, एक बात क्लियर हो जाती है,
यह कंपैरिजन सिर्फ डेटा का नहीं था, यह माइंडसेट का था। इंडिया बड़ा है, पावरफुल है, ग्लोबल स्टेज पर खड़ा है। बांग्लादेश छोटा है लेकिन रिजिलियंट है, और अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती। आज हमने कौन बेटर है का जवाब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन शायद असली सवाल यह होना चाहिए, कौन अपनी सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट खेल रहा है। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में लिखो आपके हिसाब से इंडिया वर्सेस बांग्लादेश में असली विनर कौन है और क्यों। क्योंकि याद रखिए, नंबर्स खत्म हो सकते हैं लेकिन राइवलरी कभी नहीं।